सो क्वेश्चन 1 जो हमने कल किया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम, बहुत आसान सा सवाल है, एटॉमिक नंबर कहते हैं उसे, और मास नंबर समझ आ गया था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो है वो मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? जो आइसोटोपिक मास होता है उसका जब आप एवरेज लेते हो तो वो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी एटॉमिक मास होता है। ठीक है। अच्छा, डू यू नो कि अगर मुझे न्यूट्रॉन नंबर निकालना है, मुझे अच्छा, जब आपको देखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं तो आप क्या करेंगे, किसको देखेंगे? हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे पता लगाएंगे हम? नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे लिखा हुआ तो है, ये रहा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर को देखेंगे। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है तो हमें पता है कि एक न्यूट्रल एटम के अंदर, जैसे Na है, ये न्यूट्रल एटम है। ठीक है, Na पॉजिटिव एक न्यूट्रल एटम नहीं है। इसके Na पॉजिटिव में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे वो सेम नहीं होंगे। लेकिन अगर एक न्यूट्रल एटम है, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे किसके? ठीक है, तो चलें, नंबर ऑफ प्रोटॉन आप एटॉमिक नंबर को देखकर बता देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप एटॉमिक नंबर को देखकर बता सकते हैं अगर वो एक न्यूट्रल एटम है तो। अगर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम देखना है तो आप क्या करेंगे, किसको देखेंगे? मास नंबर को देखेंगे। लेकिन अगर हमें पता लगाना है कि न्यूट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को? एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर तो हमें प्रोटॉन का नंबर बताता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, इस तरीके से। नहीं, आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी नहीं देखेंगे। आप देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है प्रोटॉन का नंबर। ठीक है, मास नंबर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है। अगर मुझे न्यूट्रॉन चाहिए तो अगर मैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को, यानी कि जो इनका सम है दोनों का, उसमें से प्रोटॉन को निकाल दूँ, पीछे मेरे पास क्या बचेगा? न्यूट्रॉन को। तो न्यूट्रॉन नंबर किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल होंगे? मास नंबर या फिर एटॉमिक नंबर में से आप माइनस कर देंगे क्या? एटॉमिक मास नंबर या फिर एटॉमिक मास से, एटॉमिक मास से आप माइनस कर देंगे किसको? एटॉमिक नंबर को। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप ऐसे निकालेंगे। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? यस। एटॉमिक मास कितना होता है? 14। मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे इसमें? 7 ही होंगे। एग्जैक्टली। कैसे निकाला? 14 एटॉमिक मास से आपने माइनस कर दिया एटॉमिक नंबर को तो 7 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास उसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन गिवन है और आपने बताना है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। देखें, हमारे पास जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? ये कांस्टेंट होता है, इसे आप रिप्रेजेंट करते हो K से। और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये बराबर होता है जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है मेरे पास इस रिएक्शन के? NH3 कल बताया था क्या होता है? अमोनिया होता है। तो जब आप NH3 को रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो हमारे पास NH4 बन रहा है। तो ये क्या है? NH4 पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या है? अमोनियम आयन बन गया ये। ठीक है, OH नेगेटिव बन रहा है।
OH नेगेटिव क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे बताइए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? NH4, तो ये अंदर इस तरीके से आप लिखते हैं इसको, और OH नेगेटिव है। अपॉन में आ जाएगा आपके पास रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? H2O और ये है ना NH3। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन गया इस रिएक्शन का। आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन इस हवाले से बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे? NH3 NH4 से कट नहीं जाएगा तो NH3 रह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं यहाँ पे? कोई भी नहीं कर रहा मैंने। दोबारा से देखें। चलो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, इस लगा देता। यहाँ पे भी तो चार्ज था, ये आयन है। मैम डी ऑप्शन। डी, लेकिन डी में तो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो क्या यहाँ पे स्क्वायर है? नहीं है। सी ऑप्शन। यस, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने लिखी हुई है, थोड़ा कंजस्टेड वे के अंदर, बस वही बात है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर कैल्शियम हाइड्राइड? कैल्शियम हाइड्राइड का केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला स्पेसिफिकली क्या होता है? मैंने बताया था, एक होता है एम्पेरिकल फार्मूला, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला सबसे सिंपलेस्ट रेशो होता है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है हमारे पास जो भी एलिमेंट मौजूद होता है उस कंपाउंड में। कैल्शियम का सिंबल क्या है? ठीक है, और हाइड्राइड का मतलब क्या है? हाइड्राइड का मतलब जब भी हाइड्रोजन जो है, जब किसी भी के साथ लगेगा एलिमेंट, किसी और एलिमेंट के साथ जब हाइड्रोजन लगता है तो उस कंपाउंड को हम हाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्राइड। तो कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा? H2 होगा। 2 क्यों आएगा यहाँ पर? क्योंकि कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है, आपको याद करनी होगी ये वैलेंसीज। कैल्शियम की वैलेंसी कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होते हैं? 2 + 2 होती है इसकी वैलेंसी। 2 इलेक्ट्रॉन इसको अगर ये दे देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, अंदर वाला इसका जो शेल है वो कंप्लीट होता है 8, तो 2 ये इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन होता है यहाँ पर 2 हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिला, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको मिला। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन। अगर यहीं पे मैं सोडियम की बात करूँ या फिर चले पोटेशियम की, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? 1 या 2? पोटेशियम का आप देख लेना, आप खुद निकालें। पोटेशियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? पहले ग्रुप का। तो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको 7 चाहिए। नहीं, अब 7 लेने से अच्छा ही अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो फिर भी तो स्टेबल हो जाएगा। तो जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते नहीं हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, जो देने वाला होगा उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कैटायन कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर 1 ही हाइड्रोजन आएगा। किसको देगा ये? अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही हाइड्रोजन आएगा। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? ये। अगर ये OH आ रहा है, OH अगर किसी के साथ आ जाए तो ये हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, और CaH क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो यहाँ पे H2 ही होगा, ताकि कैल्शियम की वैलेंसी कंप्लीट हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस बॉन्ड्स आर मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस यानी कि जो पॉजिटिव
और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं उसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये फोर्सेस मौजूद होती हैं आयोनिक कंपाउंड में, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड में हमें पता है क्या होता है, आयंस बनता है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम कैटायन कहते हैं, नेगेटिव आयन को क्या कहते हैं? एनाइन। गुड, ठीक है। अच्छा, आयोनिक कंपाउंड का इसीलिए दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। आयोनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट। तो अब यहाँ पे आपने बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस किस में मौजूद होती हैं। मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। सोडियम क्लोराइड में। एग्जैक्टली, वेरी गुड। क्योंकि ये क्या है? ये एक आयोनिक कंपाउंड है। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों चार्जेस कैंसिल हो जाते हैं, ओवरऑल चार्ज क्या आता है? 0। ठीक है। लेकिन असल में जब आप तोड़ेंगे सोडियम क्लोराइड को तो ये बेसिकली दोबारा से Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन जाएगा। दोनों के दरम्यान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का अट्रैक्शन होता है। बाकी अब जितने भी डायमंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरम्यान में कोवलेंट बॉन्ड होता है, Br2 ये कोवलेंट बॉन्ड है। सोडियम अकेला कोई बॉन्ड नहीं है, एलिमेंट फॉर्म है। समझ आ गया? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कंसिडर द केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन गिवन है, ठीक है। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की, दोबारा से रिपीट कर देते हैं उसको। आई वांट सम स्पेस, यहाँ पे देखते हैं। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन। इसमें 2-4 मैंने पॉइंट्स बताए थे जो कि याद होना बहुत लाजमी है। पहली बात, ऑक्सीडेशन होती क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ। इलेक्ट्रॉन। और दूसरा आप ऑक्सीडेशन को कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन। और रिडक्शन के अंदर क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन को आप गेन ऑफ, 2 रिमूवल के होता है, रिमूवल किसका? इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का, इनमें से कोई एक चीज़ भी हो सकती है। और गेन किसका होता है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का। रिडक्शन के अंदर लॉस ऑफ किसका होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का। एक और सबसे लास्ट पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है वो ये कि ऑक्सीडेशन के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मेरे पास इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है? इंक्रीज। इंक्रीज। और रिडक्शन के अंदर डिक्रीज। डिक्रीज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कॉपर की, तो कॉपर में यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, कोई चार्ज नहीं। तो 0 होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यस। ठीक है। अगर तो समझिए कॉपर मेटल है तो कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा? लेगा। अभी बताया था मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन कॉपर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, देगा। तो अब यहाँ पे 0 चार्ज है, जब ये इलेक्ट्रॉन को देगा तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। तो कॉपर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। इसकी थोड़ी अलग कहानी होती है क्योंकि ये ट्रांजिटिव मेटल होता है, वैलेंसी को चेंज कर सकता है। समझ लीजिए अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसका मुझे बताइए, अब यहाँ पे ये +1 आ गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ? इंक्रीज। इंक्रीज हुआ। तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई या रिडक्शन हुई? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुई, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, और ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है।
इंग्लिश में। तो इसी तरीके से आपने इस रिएक्शन के अंदर, ये जो आपने रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे इन्होंने, वो आपने बताना है कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपने एक एक स्टेटमेंट पढ़नी है और फिर देखना है कि क्या चीज़ सही है। सबसे पहले कह रहे हैं जिंक अंडरगोस रिडक्शन। क्या यहाँ पे जिंक की रिडक्शन हो रही है? देखें, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। इन्होंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर्स भी दिए हैं ऊपर। जहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन कितनी है उसकी? 0। यहाँ पे भी 0। ये +2 है और ये +2 है। बताइए मैम जिंक में ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। अब जिंक में आपने कहा ऑक्सीडेशन। चले ऑप्शन बी देखें, मुझे ऑप्शन बताएं कौन सा सही ऑप्शन है। मैम लास्ट ऑप्शन, ई ऑप्शन। कॉपर की रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल +2 से 0 हो गया। और इस ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो जिंक की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 0,1 m सोल्यूशन कंटेन्स। अच्छा, m जो है कैपिटल M, इसका मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन। अब सोल्यूशन मैंने बताया था, सोल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है उसे आप सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे पानी सॉल्वेंट है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा नमक डाल दिया, नमक क्या था? सॉल्यूट था। तो अब क्या बना हमारे पास? सॉल्यूशन। सोल्यूशन बना। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि 0,1 m यानी कि मोलर कंसंट्रेशन जो है एक सोल्यूशन की वो 0,1 है। ठीक है, यानी कि 1 उसकी मोलर कंसंट्रेशन। अब एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। एक लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे सोल्यूशन में, उसको आप मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन पता है यानी कि क्वांटिटी किसकी? मोल्स की। एक लीटर में कितना मोल होगा वो होगा मोलर कंसंट्रेशन। अगर वो कह रहा है 0, अब यहाँ पे बेसिकली इन्होंने कहा है कि 0,1 यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन है सोल्यूशन की। तो अब क्या करेंगे? डिवाइड करवा देंगे नंबर ऑफ मोल्स को। नंबर, ये नंबर ऑफ मोल्स इन्होंने दिया हुआ है 1 लीटर में। अब आप इसको डिवाइड करवा देंगे किससे? लीटर से। लेकिन अब यहाँ पे आप ml का इस्तेमाल करेंगे, मिलीलीटर्स का। और 1 लीटर के अंदर कितना मिल, कुछ भी नहीं करना, बस मिलीलीटर को आपने लीटर को आपने मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? एक लीटर में, लीटर में करना है। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 100 ml। 100। 1000 ml। यस एग्जैक्टली। तो आप इसे डिवाइड करवा देंगे 1000 से। बस आपने यही करना है। और मुझे बताएं, बी ऑप्शन मैम। एग्जैक्टली बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे कि इतने मोल्स हैं सॉल्यूट के पर 1 ml ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे मैंने 1000 क्यों लिया था? क्योंकि ऑप्शन में इन्होंने ml का यूज़ किया था। क्लियर हो गया ये? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। अ केमिकल रिएक्शन नेसेसरीली इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि आपने बताना है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या चीज़ ट्रांसफॉर्म होती है। तो सिंपल सी बात है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोडक्ट के अंदर। तो ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है इसको आप केमिकल स्पीसी भी बोल सकते हैं। तो एक केमिकल स्पीसी जब कन्वर्ट होती है दूसरी केमिकल स्पीसी, जैसे ह्यूमन है, मैमल्स हैं, एम्फीबियन, ये सारी क्या है? स्पीसीज हैं। ठीक है, तो अगर एक केमिकल स्पीसी यानी कि कोई भी एक कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है दूसरे कंपाउंड में, तो इसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जबकि फिजिकल रिएक्शन क्या होता है? जहाँ पर कोई भी नया चीज़ नहीं बनती,
वहाँ पे सिर्फ फिज़िकली वो चेंज होती है चीज़, जहाँ पे स्टेट चेंज, जैसे पानी है उसको लिक्विड स्टेट से मैं फ्रीज़ कर दूँ तो वो सॉलिड बन जाता है, आइस बन जाता है, लेकिन है तो आइस भी तो पानी ही है, तो ये फिज़िकल रिएक्शन है। तो एक रिएक्टेंट एक कंपाउंड से दूसरा कोई नया कंपाउंड बने तो वो केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर कौन सा सही जवाब है? Of one and more chemical species into the one. And A option. एग्जैक्टली, ए इज द राइट ऑप्शन। ये बिल्कुल वही सेम बात है जो मैंने आपको समझाई कि भाई जब एक या एक से ज़्यादा केमिकल स्पीसीज कन्वर्ट होती हैं दूसरी के अंदर, यानी कि रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। दूसरे ऑप्शन अगर आप पढ़ें, ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ही पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि सॉलिड लिक्विड में हो, बल्कि ये क्या होगा, ये फिजिकल रिएक्शन होगा क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है। ऑफ एन एटम इनटू अनदर एटम, नॉट रियली, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट या तो वो एलिमेंट होना चाहिए, वो कोई कंपाउंड होना चाहिए, तो डजंट मेक सेंस, राइट। ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इनटू अनदर वन, नो। न्यूक्लियस जब कन्वर्ट होगा दूसरे न्यूक्लियस में तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन जो आप रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हैं, एटॉमिक बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी बताया था कि OH आ जाए तो किसे क्या कहते हैं हम? हाइड्रोक्साइड। एग्जैक्टली, हाइड्रो। अगर H आ जाए तो क्या कहेंगे? अच्छा जी। बताया था ना अभी। कैल्शियम अभी भी पढ़ा था हमने। लेकिन मैम H आ जाए आपने बोला। हाँ तो वहाँ पे भी तो H था, CH2। यस मैम, क्या हाइड्रोक्साइड। वो तो OH था ना, हाइड्रोक्साइड इज OH, हाइड्रो ऑक्साइड। लेकिन अगर H आ जाए तो इजंट इट हाइड्राइड, अभी पढ़ा था हमने। यस मैम, हाइड्राइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत मज़े का सवाल है। आपको पता है जो सोप हम यूज़ करते हैं वो सोप कैसे बनती है? सरफ से। नहीं, वो तो खुद भी एक डिटर्जेंट होता है, ठीक है। सोप हमारे पास असल में सॉल्ट होती है, ठीक है। और सॉल्ट कैसे बनता है? सॉल्ट बनता है जब कोई एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ। तो क्योंकि सोप एक सॉल्ट है, ऑफ कोर्स इसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं उसे सॉलिड फॉर्म में रखने के लिए, उसे प्रिजर्व करने के लिए, उसको उसके अंदर थोड़ी सी फ्रेगरेंस वगैरह डालने के लिए, कलर डालने के लिए, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है, लेकिन जो मेन बेसिक कंपोजिशन उसकी जो होती है वो एक सॉल्ट होता है। तो सोप जो है वो सॉल्ट होता है। सॉल्ट कैसे, कोई भी सॉल्ट चाहे सोडियम क्लोराइड क्यों ना हो, वो बनता कैसे, याद रखिएगा हमेशा, एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है आपस में तो वो क्या बनाते हैं, वो सॉल्ट और पानी बनाता है। ये बात समझ आ गई? यस मैम, एक क्वेश्चन था मैम, पीएच जो है, अगर जितना पीएच इंक्रीज होगा उतनी एसिडिटी कम होगी। हाँ जी बिल्कुल, उतनी एसिडिटी कम होगी, उतनी बेसिसिटी बढ़ेगी, ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है जब एसिड बेस रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड और बेस अपने आप को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और एक नई चीज़ बना रहे हैं जिसको आप क्या बोलेंगे? ज़रूरी नहीं कि हर सॉल्ट सोप हो, सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। जैसे NaCl है, हाइड्रोक्साइड जिसके पास आता है ना, हाइड्रोक्साइड बेस होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो NaCl का मैं एग्जांपल दे रही हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने, यस मैम। आप HCl ले लें, क्या बनेगा यहाँ पे? देखिए सोडियम के ऊपर एक मिनट, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे बताइए? एग्जैक्टली। तो ये न्यूट्रलाइजेशन हुई। क्या ये सॉल्ट है? यस मैम। ठीक है, लेकिन ये सोप नहीं है,
तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा सोप बने। हाँ मैम सोप, हमें चार्जेस कितना पता चलेगा कि इस पे ये चार्ज है? देखिए सिंपल सी बात है, पहली बात तो वो एक आयोनिक कंपाउंड होना चाहिए, आयोनिक होगा तभी वो चार्जेस रखेगा। तो ये देखिए हम लोग चार्जेस यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं पूछूँ NaOH का चार्ज क्या है तो आप बोलेंगे 0, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो रहा है। कैसे पता लगेगा ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हमारे पास जो सोडियम है वो मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है उसके ऊपर हमेशा, ठीक है। जो नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो OH जो होता है ना वो एक आयन है और इसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। क्लोरीन नॉन मेटल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन है तो नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल है लेकिन वो क्योंकि इस थोड़ा सा एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन ड्यूप्लेट बनाता है तो इसलिए ये भी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दे देता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। वैसे तो अगर हाइड्रोजन ऐसे पड़ा हुआ है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ आपने याद रखनी है, मैंने यहाँ पे मिस कर दिया आपको बताना। यू रिमेंबर हमने पोलर कंपाउंड्स पढ़े थे, यस मैम। तो पोलर कंपाउंड कोवलेंट है आयोनिक है, कोवलेंट। कोवलेंट है, गुड। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन मेटल नहीं है मैम। नहीं हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन मेटल नॉन मेटल है। क्लोरीन भी गैस होती है तो क्लोरीन भी नॉन मेटल है। नॉन मेटल जब आपस में कंबाइन होगा तो वो कोवलेंट करेगा आयोनिक करेगा, कोवलेंट। कोवलेंट करेगा, ठीक है। तो ये कोवलेंट तो है, ये आयोनिक नहीं है, ये कोवलेंट है। और कोवलेंट में कौन सा है, ये पोलर कोवलेंट है, क्योंकि मतलब Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, 3.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, ज़्यादा आता है। तो ये पोलर है तो चार्जेस इसके ऊपर होंगे लेकिन पार्शियल चार्जेस होंगे, लेकिन चार्जेस होंगे, ठीक है। यस मैम। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो अपनी तरफ खींच लेगा यानी कि ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली ले तो नहीं रहा लेकिन अपनी तरफ तो कर रहा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। समझ आ गया? यस मैम। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है, बेस या एसिड? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है मैम। बेस है, गुड, क्योंकि हाइड्रोक्साइड जितनी भी होगी वो बेस होगी, स्ट्रॉन्ग बेस बल्कि। और पेल्माइटिक एसिड एक तरीके का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है, समझ लीजिए, ठीक है। तो पेल्माइटिक एसिड है, यहाँ पे क्या कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्साइड। न्यूट्रलाइजेशन होगा, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। यस मैम। तो जब भी हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड जिसको आप फैटी एसिड भी कह सकते हैं, पढ़ा था लिपिड के अंदर, ये वही फैटी एसिड है। जब भी फैटी एसिड मिलेगा किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो वो बनाएगा क्या, सॉल्ट, और वो सोप होगा, ठीक है। यस मैम। यहाँ पर सही जवाब क्या है, चलें क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चल सकते हैं हम। अच्छा इस क्वेश्चन का आपने जवाब देना है। बताइए कुछ शुगर्स को हम हेक्सोज कहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल बताइए हेक्सोज का। हेक्सोज शुगर मैम। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, तीसरा कौन से पढ़ाई थी, गैलेक्टोज। तो ये सारी हेक्सोज है। अब हेक्सोज क्या होता है, ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही है, हेक्सोज क्यों कहते हैं इन्हें, 6 उसमें मैम वो होते हैं कार्बन एटम्स। एग्जैक्टली, तो सही जवाब बी होगा, यस मैम। ठीक हो गया। अल्कोहलिक ग्रुप तो होते ही नहीं इसके पास, एक्सपेंसिव होता है नहीं, 6 सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं नहीं, 60 एटम्स होते नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, आइसोटोप्स मैंने बताए थे, आइसोटोप्स क्या होते हैं जिनका, जैसे कार्बन 6, कार्बन 12, 6, कार्बन 13, कार्बन 6, कार्बन 14। अब ये सारे क्या हैं, डिफरेंट मैच नंबर। डिफरेंट एटॉमिक मास भी आप बोल सकते हैं, फ्लोमेट्स,
दिस नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन असल में मास नंबर होता है। तो खैर मास नंबर डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है? ये होता है मैम। डिफरेंट पूछा है इन्होंने, क्या चीज़ डिफरेंट होगी? इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, मास नंबर। उसके बाद है वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। सवाल है आपके पास, इफ़ अ लिक्विड इज लिफ्ट इन एन ओपन कंटेनर देन इट विल स्लोली। दिमाग लगाइए, देखिए हमारे पास पानी है, ठीक है। इस पानी को अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 महीने के लिए छोड़ दूँ तो ये पानी क्या हो जाए, क्या होगा? ठंडा हो जाएगा, इवेपोरेट होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ये मैम कंडीशन डिपेंड करती है ना, पानी को रखा कहाँ पे, ठंडी जगह पे रखा है कि गर्म जगह पे। वो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं लिखा, तो फॉर एग्जांपल आप हम कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे। आप रूम टेम्परेचर पे रख दें, ठीक है। आप पानी को रूम टेम्परेचर पे रख दें, सही है, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास कंसिडर किया जाता है स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर। उस पर रख दें आप 1 2 3 महीने जितना भी, और कुछ आप टाइम बाद देखेंगे तो पानी क्या हो चुका होगा? कुछ हो जाएगा, क्या? इवेपोरेट कर देगा मैम। एग्जैक्टली, इवेपोरेट हो चुका होगा। ना सिर्फ पानी बल्कि आप कोई भी और लिक्विड का भी यूज़ करेंगे और इसे आप ओपन कंटेनर में रखेंगे अगर, तो वो स्लोली स्लोली क्या होगा? इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। मैम ऑयल भी ऑयल थोड़ा सा विस्कस होता है, ठीक है, तो ऑयल को डेफिनेटली बहुत टाइम लगेगा नेचुरली इवेपोरेट होने के लिए, सही है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा होती है। ऑयल लिक्विड से गैशियस स्टेट के अंदर आसानी से नहीं कन्वर्ट हो सकता, विस्कस होता है, भारी होते हैं उसके एटम्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप रखेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अल्कोहल का एग्जांपल ले लें, यहाँ पे कोई और लिक्विड हो गया, ईथर आपने ले लिया, तो वो जो है वो डेटॉल हो गया, ये वाले जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ये इनके इवेपोरेट होने के चांसेस होते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, गोइंग डाउन द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप की बात हो रही है, बताइए सेकंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? एलिमेंट ऑफ सेकंड ग्रुप आर नॉन मेटल्स। भाई फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप ये सारे के सारे प्योर मेटल्स होते हैं। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ, सेवन्थ, ठीक है, दरमियान में क्या है? और ये एट्थ ग्रुप है। दरमियान में हमारे पास ट्रांजिटिव मेटल्स होता है। ट्रांजिटिव मेटल्स ऐसे होते, इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत डिफरेंट होती हैं, इनको फिर अलग से पढ़ा जाता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत मुख्तलिफ होती हैं, इनकी वैलेंसी कांस्टेंट नहीं होती वगैरह वगैरह, ठीक है। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव यानी कि मेन एलिमेंट्स जो होते हैं वो ये होता है। अब यहाँ पे ये मेटल्स होता है, ये मेटल्स हैं, आपका थर्ड भी मेटल है, बाकी ये सारे क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। तो आप जैसे ही ये पीरियोडिक टेबल मैंने बनाया है, ये पीरियोडिक टेबल का कौन सा साइड है? ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है। आप जैसे जैसे राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल अलोंग द पीरियड अगर आप मूव करेंगे राइट साइड की तरफ, तो आप क्या, आपके जो मेटालिक कैरेक्टर्स होंगे वो कम होंगे, ज़्यादा होंगे? ज़्यादा होंगे। ज़्यादा कैसे होंगे? आप नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होंगे? कम होंगे, यस मैम। ठीक है। ऐसे ही बात है, अगर अब इसका अपोजिट कर दें तो अलोंग द पीरियड आपने याद रखना है मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होंगे? ज़्यादा से कम होंगे, बस ठीक है, डिक्रीज होंगे। अगर मैं पूछूं इसका उल्टा कर देते हैं, अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो सेकेंड हो, चाहे वो थर्ड हो, तो मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होंगे? डिक्रीज या इंक्रीज? उल्टा कर दो इसका। पीरियड में डिक्रीज हो रहे तो ग्रुप वाइज यानी कि डाउन द ग्रुप क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे मैम। इंक्रीज होंगे। अगर अलोंग द पीरियड डिक्रीज हो रहे हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होंगे?
डिक्रीज डिक्रीज नहीं, इंक्रीज बोला मैंने, इंक्रीज। यस मैम ठीक है, तो यही बात उसने पूछी है कि हमारे पास जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप हो या फर्स्ट या थर्ड, कोई भी आप लिख दो यहाँ पे, तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होंगे? डिक्रीज इंक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, मैम ऊपर से नीचे आए तो डिक्रीज ही होंगे। नहीं ऐसा नहीं है, अब ऊपर से नीचे आना तो डिक्रीज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारी चीज़ें, कुछ इंक्रीज होती हैं, कुछ डिक्रीज होती हैं। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अलॉन्ग द पीरियड क्या हो रहा है भाई? डिक्रीज हो रहा है, तो उसका आप उल्टा कर देंगे हमेशा जब आप डाउन द ग्रुप आएंगे। तो एटॉमिक पीरियड मैंने बता दिया, क्योंकि आप नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज। मैम ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगा। हाँ, अगर यहीं पे मैं बोलूँ नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा मैम। इंक्रीज होगा, क्योंकि आप नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। अगर आप डाउन द ग्रुप देखेंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला? सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? H2SO4 H2SO4। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? N2SO4 H2NO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है? HCl HCl। सल्फोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का एक डेरिवेटिव होता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? H2SO4 से आपने इसको बनाना होता है, तो ऐसे बहुत मिलता जुलता फार्मूला होता है। H2SO3 pretty close. 2 H2SO2 हमारे पास ये सल्फोनिक एसिड जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। 2 इसके पास ऑक्सीजन होता है और 3 इसके पास सॉरी ऑक्सीजन होता है और एक हाइड्रोजन होता है, तो ये SO3H होता है। SO3H HSO3 भी बोल सकते हैं आप इसको, H, लेकिन SO3H। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, सोल्यूशन विथ पीएच। अगर हमारे पास जो पीएच है वो कितनी है? 7.5 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो आपने बताना है कि वो क्या होगा। एसिड एंड बेस क्या होगा? बेस होगी मैम। एग्जैक्टली, बेस होगी। एसिड नहीं होगा, दोनों भी नहीं होंगे, दोनों नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं होगा, एसिड नहीं होगा, न्यूट्रल नहीं होगा, न्यूट्रल 7 पे होता है। तो न्यूट्रल 7 से नीचे हो तो एसिड, या, और जितनी कम पीएच होगी उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने टर्म दी हुई है बफर। बफर आपने याद रखना है, बफर कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि पीएच के अंदर चेंज लाने में रेजिस्ट करता है।
पीएच को मेंटेन करने का जो कंपाउंड काम करेगा उसे हम क्या कहेंगे? बफर सॉल्यूशन। बफर सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सोल्यूशन है, आप उसके अंदर एसिड डालेंगे तो वो एसिडिक हो जाएगा, बिल्कुल ऐसी ही बात है। मैम वाटर बफर सॉल्यूशन है। नॉट रियली, वाटर इज़ नॉट अ बफर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कहूँ, बाइकार्बोनेट आयन जो होता है वो एक बहुत अच्छा बफर है। मैम बफर इसको कहते हैं कि मतलब कि किसी चीज की एसिडिटी या बेसिसिटी को मेंटेन रखने के लिए। जी, उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। पानी खुद एक बफर नहीं है, सही है। अगर मैं बात करूँ बाइकार्बोनेट आयन की तो एक बहुत अच्छा बफर है। तो समझ आ गया बफर क्या होता है, यानी कि वो एसिडिटी बेसिसिटी को मेंटेन करता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है उस चेंज को। अब जैसे कि बाइकार्बोनेट आयन होता है, हमारा ब्लड जो है उसकी एक पर्टिकुलर पीएच होती है, ठीक है। ब्लड की पीएच कितनी होती है? ब्लड की मैम 7.35 से लेकर 7.45 तक। इससे नीचे चली जाएगी और इससे ऊपर चली जाएगी तो वो मसला है, ठीक है। वाटर की 7 जो हम ड्रिंक पानी पीते हैं वो 7 से नीचे होता है। हम जो पानी पीते हैं वो थोड़ा सा बेसिक होता है। जो प्योर पानी होता है जिसे आप डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, उसकी पीएच क्या होती है? 7 होती है। लेकिन जो पानी हम पीते हैं, जो पानी हम कंज्यूम करते हैं, उसकी पीएच एसिडिक टू बेसिक होती है, यानी कि 6.5 से लेकर तकरीबन 7.5 तक या फिर 9.5 तक हो सकती है। 6.5 है तो एसिड भी नहीं आ जाएगा। हाँ, वो एसिडिक हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन इट्स मतलब वो सेफ है ड्रिंक करने के लिए। अपने ब्लड की पीएच याद रखनी है, 7.35 से 7.45 होती है। हमारे ब्लड के अंदर भी बफर होता है, बाइकार्बोनेट आयन जो होता है हमारे ब्लड के अंदर होता है, बाइकार्बोनेट आयन वो एज अ बफर काम करता है, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है यहाँ पे कौन सा सही जवाब है। अ बफर सिस्टम इज व्हाट? ई ऑप्शन। ई। अब देखें, पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। NaCl सोल्यूशन नहीं होता, ज़रूरी नहीं है। NaCl सोल्यूशन इज नॉट अ बफर। अ सिस्टम दैट अवॉइड्स वेरिएशन एंड एटमॉस्फेयर, नो। पीएच होता तो यहाँ पर सही हो जाता। A system that lets the pH, नहीं, do not lets the pH होना चाहिए था, very। A system that keeps blood pressure constant, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि बफर जो है सिर्फ ब्लड की pH को मेंटेन कर। अच्छा, प्रेशर लिखा हुआ है तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर इज़ द ओनली लेफ्ट ऑप्शन और ये बिल्कुल सही ऑप्शन है।